नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप हैं न्यूज़ तक पर। न्यूज़ तक पर हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने दर्शकों के लिए कुछ बेहतर, कुछ अच्छा और कुछ नया लेकर आएं। इस बार हमारी जो मुहिम है, उसमें हम आपके साथ लेकर आए हैं अपने एक ऐसे गेस्ट को जो इस वक्त माहौल जो बन रहा है, उसमें उनकी सलाह बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। ये कोई और नहीं बल्कि लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा हैं। डॉक्टर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद कीर्ति, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए एंड इट इज़ इन फैक्ट अ प्लेजर टू बी हियर एंड टू शेयर आउटकम्स दैट हेल्प एंड स्प्रेड अवेयरनेस फॉर द पेशेंट्स। सर हमारे साथ फिलहाल हैं मौजूद एमडी इन मेडिसिन हैं और डीएम इन मेडिसिन इन ऑन्कोलॉजी हैं। तमाम जानकारी इनके साथ हम लेने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की तरफ। अच्छा सर, फिलहाल जो दिल्ली और एनसीआर में जो माहौल बना हुआ है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है और इस पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं मैं कहूंगी, लेकिन जो इफेक्टेड सबसे ज्यादा एरिया इस वक्त वो दिल्ली एनसीआर है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें तो लंग कैंसर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। पोल्यूशन इसका एक बड़ा कारण है और ऐसे में लंग कैंसर के पेशेंट्स को किस तरीके से क्या प्रभाव हो रहा है पोल्यूशन का, किस तरीके से लंग कैंसर के जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यही मैं इसमें कुछ जानकारी इस प्रकार से देना चाहूँगा कि हम्म। पहली चीज़ तो एयर पोल्यूशन से डेफिनेटली लंग कैंसर बढ़ता है। तो जिनको कैंसर नहीं है, दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ हम्म। हैविंग दी लंग कैंसर। ना सिर्फ लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर भी ऐसे पेशेंट्स में जो है वो रिस्क को बढ़ाता है। जो एयर पोल्यूशन है वो इन दोनों कैंसर्स के रिस्क को भी बढ़ाता है। हम्म। अच्छा, सो ये तो हो गई उन लोगों में जिनमें कैंसर नहीं है। जो ऑलरेडी कैंसर के पेशेंट्स हैं, वो भी एयर पोल्यूशन से काफ़ी अफेक्ट होते हैं, हम्म। बिकॉज़ इस उनसे रिस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं। ये पेशेंट्स एक्टिव ट्रीटमेंट्स पे होते हैं। हम्म। इनका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी के फॉर्म में चल रहा होता है। जो एयर पोल्यूशन है वो इम्यूनिटी भी कम करता है, प्लस वो जो आपकी लंग कैपेसिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। इन सब हम्म। की वजह से इन्फेक्शंस का रिस्क भी बढ़ता है बढ़ता है। और ये सारे कोलैबोरेट करके जो है ज़्यादा डैमेज करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और उनमें से कैंसर पेशेंट्स, लंग कैंसर पेशेंट्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा, आपने अभी दो चीजों का जिक्र किया, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ऐसा अगर मैं गलत नहीं बोल जी, रही हूँ तो। जी। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आपने ज़िक्र किया ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी, महिलाओं में जो कि सबसे बड़ा लेवल एक तरीके से देखें तो कैंसर का माना जाता है। इस पर भी बात करना चाहेंगे। तो क्या लंग कैंसर किसी तरीके से आपकी बॉडी में खास करके महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना उससे बढ़ जाती है? नहीं, लंग कैंसर से ब्रेस्ट कैंसर की संभावना नहीं बढ़ती, बट एयर पोल्यूशन पर से करता क्या है, इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसमें पीएम 2.5 और पीएम 10, ये दो होते हैं। ये जाके लंग के एपिथेलियम में डिपॉजिट होते हैं। ओके। वहाँ पे जाके ये लंग के एपिथेलियम के अंदर जाते हैं और म्यूटेशन कराते हैं, जेनेटिक चेंजेस कराते हैं। उससे ये लंग के लेवल पे तो चेंज होता ही है, ये एब्जॉर्ब होता है अब और बॉडी की सर्कुलेशन में चला जाता है और वहाँ से फिर ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, जिसमें ओके। कि ब्रेस्ट एपिथेलियम को इफेक्ट करता है और ब्लड के सेल्स को भी इफेक्ट करता है। तो वहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है हुँ। कि एयर पोल्यूशन जाता तो लंग्स के थ्रू है, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट्स को जाके इफेक्ट करता है और वहाँ पे जाके कार्सिनोजेनिक चेंजेस, यानी कि जो एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर दे, वो चेंजेस कराता है। एंड इस प्रकार से ब्रेस्ट कैंसर या ब्लड कैंसर भी एयर हुँ। पोल्यूशन से हो सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर आप एक चीज़ से लंग कैंसर से आप अफ़ेक्ट हो चुके हैं, तो बाकी अगर आपने उसको ऑन टाइम डिटेक्ट नहीं किया, तो फिर और दूसरी बीमारियाँ भी बढ़ सकती हैं। वो नहीं, दोनों अलग-अलग वो हैं। तो हुँ, हुँ, एक ही हुँ। पेशेंट में 2 कैंसर भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन वो इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है, हुँ, हुँ। राइट? उस वो ज़्यादा कॉमनली देखा गया है उस एक्सपोज़र्स में जिसमें कि फ़ील्ड कैंसराइज़ेशन होती है। जैसे कि अगर हम तंबाकू लेते हैं और तो तंबाकू से मुँह का कैंसर भी हो सकता है, गले का कैंसर भी हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, फूड पाइप का कैंसर हो सकता है, हुँ। पेट का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। और एक बार कैंसर हो गया, उसका इलाज कर दिया तो फ्यूचर में सेकंड कैंसर भी अपीयर हो सकता है, उसी एरिया में, उसी के आस-पास, उसी हुँ। साइट पे नहीं बट डिफरेंट साइट पे। सो दैट इज़ अ कांसेप्ट ऑफ फील्ड कैंसराइज़ेशन। वो हम ज़्यादा तंबाकू के रिस्पेक्ट में कहते हैं। एयर पोल्यूशन यूजुअली एक एक कैंसर एट अ टाइम ही कराता है, जैसे ओके। या तो लंग कैंसर होगा या ब्रेस्ट कैंसर होगा या ल्यूकीमिया होगा, बट डेफिनिटली ये अपने आप में इतनी ज़्यादा
मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो गया है, हम सब सांस ले रहे हैं, बिल्कुल। नोबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस थिंग। और अगर सांस की क्वालिटी इतनी खराब होगी तो सब इफेक्ट होंगे, और ज्यादातर प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बच्चों में, क्योंकि दे आर स्टिल डेवलपिंग। ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी डाउन है, कमजोर हो जाती है। एंड जो हमारी एक्टिव वर्क फोर्स है, यानी बिटवीन 20 to 50, डेफिनेटली दे आर ऑल्सो गेटिंग एक्सपोज, क्योंकि वो बाहर हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से ये जो है काफी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, और इसको हम सबको मिलके एड्रेस करना चाहिए। वी शुड टेक एक्टिव मेजर्स, जिससे कि हम एयर पोल्यूशन कम कर सके और अपना भी बचाव कर सके। अच्छा, लंग कैंसर किससे जुड़ी हुई हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ऐसे में जो पेशेंट्स ऑलरेडी लंग कैंसर से इफेक्टेड हैं या जिन्हें स्टेज 1 का कैंसर है, उन लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है? उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है अगर अफेक्ट हो चुके हैं कैंसर से? यस, क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है। जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं जी। वो क्लिनिकल ट्रायल्स से आता है, उसका डेटा। क्लिनिकल ट्रायल्स में जो आउटकम्स हैं वो दो तरीके से रिपोर्टेड होते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड आउटकम्स। उसमें यूजुअली देखा जाता है कि ट्यूमर ने कैसे रिस्पॉन्स किया, तो उसमें रिस्पॉन्स रेट्स देखते हैं। उसमें देखते हैं कि पेशेंट ने कितना सर्वाइव किया। उसमें प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल होता है, जिसमें कि कितने टाइम तक पेशेंट कैंसर प्रोग्रेशन फ्री रहा। उसमें ओवरऑल सर्वाइवल देखते हैं, जिसमें कि पेशेंट कितना लंबे जिए। और उसमें साइड इफेक्ट्स का एक प्रोफाइल भी होता है, जिसमें कि कितने साइड इफेक्ट्स हुए, कौन से साइड इफेक्ट्स हुए, कितने ग्रेड के साइड इफेक्ट्स हुए। तो ये होते हैं इन्वेस्टिगेटर आउटकम्स। ओके। दूसरे आउटकम्स होते हैं पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स। ये सारे आप तरीके बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आ रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो मैं आउटकम्स की बात कर रहा था। क्लिनिकल ट्रायल्स में एक होते हैं इन्वेस्टिगेटर आउटकम्स, एक होते हैं पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स। क्वालिटी ऑफ लाइफ एक पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम है जी, जिसमें कि पेशेंट खुद महसूस कर रहा है कि मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ क्या हो रहा है। मेरी फिजिकल वेलबींग, मेरे एनर्जी लेवल्स, मुझे पेन, मेरे इमोशनल वेलबींग, मेरा सोशल वेलबींग, इसका कितना असर हो रहा है इलाज से या कैंसर से। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आउटकम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसको हम लोग अपने ट्रीटमेंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो हमें जब भी हम इलाज करते हैं, हमें पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डेफिनेटली ध्यान देना होता है। और ये मेजर कंसर्न होता है कैंसर पेशेंट्स का, क्योंकि काफ़ी समय से कैंसर जो है अब तो सोसाइटी में है, और जब भी पेशेंट हमारे पास आता है वो नॉर्मली 4-5 लोगों से बात कर चुका होता है। हर कोई अपना इनपुट दे चुका होता है, और वो बताते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा है, वैसा है, ये दिक्कतें आएंगी, ये होगा, वो होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेके पेशेंट बहुत अवेयर होता है। सो उसको एड्रेस करने के लिए हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर मेंटेन रहे। एंड इसीलिए हमारा रोल आता है एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट को टाइट्रेट करते हैं, उसको सही दवाइयाँ देते हैं, उसमें कॉम्बिनेशंस ऐड करते हैं कि हम कैंसर भी कंट्रोल कर सके और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मेंटेन हो सके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे ट्रीटमेंट डिसीजन में क्वालिटी ऑफ लाइफ का। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि जब तक आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो 1-2 जगह से कंसल्टेशन ले चुके होते हैं, तो जाहिर है लेट हो चुका होता है जब तक कैंसर और भी ज़्यादा फैल चुका होता है। तो क्या ट्रीटमेंट ऐसे कि पेशेंट्स के लिए ईज़ी होता है आपके लिए करना? ये डिपेंड करता है। सो यूजुअली हम इंडिया में इसलिए लकी हैं विद रिस्पेक्ट टू दी आउटर कंट्रीज, क्योंकि मेरी काफ़ी डॉक्टर्स से, इंटरनेशनल फैकल्टी से बात होती रहती है। तो कैंसर का ट्रीटमेंट इंटरनेशनली स्टार्ट होने में रफली 1 महीना लग जाता है। इंडिया में वही अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज हमारे पास जो पेशेंट आता है उसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सो हम नहीं चाहते कि पेशेंट का ट्रीटमेंट डिले हो। तो अगर 2-4 जगह से उनको ओपिनियन लेना भी है, तो इंडिया में अपॉइंटमेंट मिलना, डॉक्टर से मिलना और उनको एक क्लियर कट ओपिनियन मिलना बहुत आसान है। सो उस तरीके से एज अ डॉक्टर, एज अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, हम एज अ ऑन्कोलॉजिस्ट, हम सब लोग जो है पेशेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, कि हम उनको जब भी वो हमसे मिलना चाहें हम उनको मिलें, रीच करें और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। रही बात स्टेज की, जी। अ लॉट डिपेंड्स कि पेशेंट किस टाइम पे प्रेजेंट कर रहा है। जब उनके सिम्टम्स आ गए हैं और हमने उसको चेक किया है,
उस समय उसकी स्टेज क्या है वो उनके सीटी स्कैन या पेट स्कैन से पता चलता है। हम्म, सो उसमें पता चलता है कि स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। एंड यूजुअली एक आध हफ्ते में इसका फर्क नहीं पड़ता है। तो रादर देन गोइंग फॉर द रॉन्ग ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन चाहिए है, एक दो जगह ओपिनियन चाहिए, तो वो भी मेरे हिसाब से गलत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज द पेशेंट हु हैज टू डिसाइड फॉर द ट्रीटमेंट। आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए जिनकी केस स्टडी आपको याद रह गई? बिल्कुल आए होंगे क्योंकि आप तो हजारों पेशेंट्स अब तक डील मेरे कर पास चुके होंगे। मेरे को मोस्टली अपने सारे पेशेंट्स याद रहते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक पेशेंट है हमारे, शी वाज स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर। हम्म, एंड उनको हमने इम्यूनोथेरेपी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से ट्रीट किया था, और उसके बाद 2 साल तक इम्यूनोथेरेपी भी दी थी। एंड शी इज नाउ क्योर्ड ऑफ स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी खराब कैंसर बिल्कुल। माना जाता है, एंड शी इज प्रैक्टिकली क्योर्ड। और ऐसे ही काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे लंग कैंसर के भी हैं हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑन इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, बिकॉज आज की तारीख में ये ऐसी थेरेपीज हैं जो कि रिस्पॉन्सेज को सस्टेन करती हैं, जो कि पेशेंट जो है लंबे समय तक सिर्फ दवाई लेता रहता है, और ये एक कैंसर को क्रॉनिक डिजीज में कन्वर्ट कर देती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, आपको एक सिंपल सी दवाई लेनी है एंड यू कंटिन्यू योर रूटीन विदाउट अफेक्टिंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स हैं जो कि एक सिंपल सी टैबलेट पे चल रहे हैं, या 21 दिन में सिर्फ एक इंजेक्शन लगवाते हैं, एंड दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, एंड दे आर अराउंड 3 years, 4 years, 5 years पोस्ट डायग्नोसिस ऑफ स्टेज 4 कैंसर। सो ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स हैं, एंड वी आर ग्रेटफुल कि हमारी मेडिसिन दे आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन एंड वी आर एबल टू हेल्प देम। शुरुआत में आपने जिक्र किया था इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, अभी आपने फिर से जिक्र किया। 3 थेरेपी का अब तक आप जिक्र कर चुके हैं कीमोथेरेपी मिला के। इनके बारे में डिफरेंस हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अभी हम बायोप्सी को लेकर भी चर्चा करेंगे, जिसको लेकर लोगों के मन में एक मतलब मिसकंसेप्शन बना रहता है कि बायोप्सी से कैंसर और ज्यादा फैल जाता है। फिलहाल आप मेरे इन तीनों थेरेपी को लेकर डिफरेंशिएट करके बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल। सो पहला है कीमोथेरेपी, इसको हम कन्वेंशनल कीमोथेरेपी की तरह भी कह सकते हैं, हम्म, क्योंकि ये सबसे पहला इनिशियल कैंसर ट्रीटमेंट में से माना जाता है। बिल्कुल। तो इसमें ये केमिकल्स होते हैं जो कि हम सलाइन या 5% डेक्सट्रोज में डाल के पेशेंट्स को इन्फ्यूज़ करते हैं। ये बॉडी में एंटर करके कैंसर सेल्स के अंदर जाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, ये कैंसर सेल को किल करते हैं। तो और केमिकल होते हैं, इसलिए इनका नाम कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी है। क्योंकि उससे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। जी। सो ये कैंसर सेल्स को किल करने के अलावा बॉडी के दूसरे एक्टिवली प्रोलिफरेटिंग सेल्स, जैसे कि हेयर हो गया, हमारे ओरल कैविटी हो गई, जीआईटी गट हो गया, जी। स्किन हो गई, इन सब एरियाज में भी जाके ये जो है एक्यूमुलेट होता है, और वहाँ के लोकल साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी। इसलिए हेयर लॉस, मुंह में छाले, लूज मोशंस एंड स्किन चेंजेस, एंड इनफैक्ट लिवर में भी थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई कीमोथेरेपी की बात, जो कि कैंसर सेल में भी जाता है, नॉर्मल बॉडी के सेल्स में भी जाता है, कैंसर सेल को किल करता है, नॉर्मल बॉडी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक। नॉर्मल बॉडी सेल्स में। जी। सेकंड आता है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, ये स्पेसिफिक टारगेट को कैंसर सेल के ऊपर ढूंढता है। जी। जैसे HER2 न्यू हो गया, ER-PR हो गया, और भी जो दूसरे टारगेट, EGFR हो गया, ALK हो गया, ROS हो गया, NTRK हो गया, ये सारे डिफरेंट टारगेट्स होते हैं। ओके। सो इनको जो है, ये वाला सेल स्पेसिफिकली जाके पहले हम वो वाला टारगेट जो है कैंसर सेल पे चेक करते हैं बाय वेरियस टेस्टिंग, जिसको कि हम जेनेटिक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग बोल सकते हैं, ओके। जिसको हम IHC से कर सकते हैं, फिश से कर सकते हैं, या फिर NGS से कर सकते हैं। ये टेक्निकल टर्म्स है। जी। और उसको अगर हमें पता चल गया कि ये स्पेसिफिक टारगेट एक कैंसर सेल के ऊपर है, तो हम वो दवाई देते हैं। वो यूजुअली गोली के फॉर्म में होता है, बट इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। ओके। टारगेटेड थेरेपी, अब वो जाती है, वो उस स्पेसिफिक टारगेट को दवाई जो है वो अटैच करती है, और उसके बाद एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स होता है, जिससे कि वो कैंसर सेल मारा जाता है। ओके। ये हाईली स्पेसिफिक होती है। ऑल्दो ये कुछ बॉडी के सेल्स को भी अटैच कर सकती है, लेकिन उतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स, उतना ज़्यादा बाइंडिंग नहीं होता नॉर्मल बॉडी सेल से, जी। जो कि कन्वेंशनल कीमोथेरेपी में होता है। तो इसके अदरवाइज साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, इफेक्ट थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर होता है, बेटर बिकॉज होता इट स्पेसिफिक टू दी कैंसर सेल। है। थर्ड होती है इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी को भी हमारे इंडियन मार्केट में आए हुए 10 साल हो गए हैं,
एंड वी हैव यूज्ड इट लेफ्ट राइट सेंटर, और पेशेंट्स में इसका बेनिफिट भी देखते हैं। हम्म, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है। कैंसर क्या करता है, कैंसर के पास ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो अब हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है ताकि वो इम्यून सिस्टम कैंसर को किल ना कर सके। हम्म, लेकिन ये वैसे उस ब्लॉकेट को हटाता है जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो सके और कैंसर सेल को किल कर सके। हम्म, सो इसका इफेक्ट भी जनरलाइज होता है, क्योंकि अगर थ्रू आउट पूरी बॉडी की इम्यूनिटी अगर बूस्ट हो जाती है तो वो कैंसर सेल को तो मारती है, लेकिन कभी कभी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाती है कि वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकती है। ओके, लेकिन इम्यूनोथेरेपी की सिवियरिटी, यानी अगर इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है तो वो बहुत हल्का होता है। पेशेंट कैन हैव वीकनेस, या थोड़े बहुत लिवर एंजाइम्स डिरेंज हो जाएंगे, या हल्का फुल्का हो सकता है डायरिया हो जाए। तो मेजॉरिटी पेशेंट्स में बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं। जी, सिवियरिटी ऑफ साइड इफेक्ट्स बहुत हाई होती है, मे बी ग्रेड 3 ग्रेड 4 साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो 10% से ज्यादा पेशेंट में नहीं होते हैं। तो ओके, मोटा मोटा देखा जाए इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी कम है, काम करने का तरीका अलग है, न्यू मैकेनिज्म है। जी, टारगेटेड थेरेपी के भी साइड इफेक्ट्स कम है, काम करने का तरीका स्पेसिफिक है। और कीमोथेरेपी में जो है काम करने का तरीका कन्वेंशनल है, जिसमें कैंसर सेल भी किल होता है और नॉर्मल सेल्स भी किल होते हैं। अब हम आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, हम वेरियस कॉम्बिनेशंस में इन तीनों को यूज कर रहे हैं। अच्छा, किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थेरेपी को लेकर आप नहीं चल रहे हैं। हम चलते हैं, वो हमारे कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अगर पेशेंट फिट नहीं है कीमोथेरेपी के लिए तो हम कोशिश करते हैं सिर्फ इम्यूनोथेरेपी में, अगर वो फिट होता है तो उसको सिर्फ इम्यूनोथेरेपी दे दें या सिर्फ Okay. टारगेटेड थेरेपी दे दें। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हैं जिसमें कि हम कीमोथेरेपी के साथ टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं, या टारगेटेड थेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। सो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में वेरियस डिफरेंट कैंसर्स में इनको यूटिलाइज करके पेशेंट्स के लिए बेस्ट आउटकम्स लिए जाते हैं। चलिए, ये तो हो गई इलाज की बात। अब इलाज से पहले जो बायोप्सी को लेकर लोगों के मन में मिसकंसेप्शन रहता है, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि कई जगह मैंने सुना है कि पेशेंट्स के अंदर ये डर रहता है कि अगर वो कैंसर को लेकर बायोप्सी कराते हैं तो ये और ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। ये मिसकंसेप्शन कैसे दूर हो सकता है? क्या इतने ऐसे कोई पेशेंट्स आते हैं आपके पास? डेफिनेटली आते हैं। देखिए, ये तो काफ़ी टाइम से काफ़ी पुरानी बात है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि बायोप्सी हुई इसलिए कैंसर फैल गया। हम्म, मैं उनको यही समझाता हूँ कि कैंसर का स्वभाव होता है फैलना। फैलना। आप बायोप्सी कराएंगे या नहीं कराएंगे, कैंसर तो फैलेगा। हम्म, कैंसर का स्वभाव है फैलना, कैंसर का स्वभाव है वापस बार बार वापस आना। तो इसीलिए हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब सर्जरी के बाद करते हैं ताकि हम उसका रिस्क ऑफ रेकरेंस कम कर सकें। बायोप्सी की अगर मैं बात कहूँ, आज की तारीख में आज भी जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है कैंसर कंफर्मेशन का, वो है बायोप्सी। उसमें हम जो है, जहाँ पे जो टिश्यू ऑफ ओरिजिन है या जहाँ पे हमें कैंसर लग रहा है, वहाँ से हम यूजुअली बायोप्सी करते हैं और उसकी जांच करते हैं, और ये डायग्नोसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि इनोवेट हो चुका है लेकिन अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में नहीं आया है, उसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। उसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल में कैंसर सेल को चेक करते हैं जी, और उसके बेसिस पे इलाज जो है वो करते हैं। लेकिन वह अभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, वह अभी भी रिसर्च में है। इट इज नॉट, द डेटा इज नॉट दैट रोबस्ट कि हम उसके बेसिस पे इलाज स्टार्ट कर सकें। सो इवन टुडे द स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस एंड कंफर्मेशन ऑफ कैंसर इज बायोप्सी। और बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता, रादर कैंसर की रोकथाम का एक इम्पॉर्टेंट रोल है बायोप्सी में, क्योंकि जब तक हम उसका कैरेक्टर नहीं समझ पाएंगे, उसको हम डिटेल में माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाएंगे या उसमें हम मॉलिक्यूलर टेस्ट रन नहीं करेंगे, तब तक हम कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। सर, तमाम बातों के बाद एक जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी अचानक से याद आई, वो ये कि ऑक्यूपेशन किस तरीके से इफेक्ट करता है लंग कैंसर में। ऐसे कौन से ऑक्यूपेशन हो सकते हैं या फिर एनवायरमेंटल ऐसे कौन से रिस्क हो सकते हैं जिससे ये चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं? जी, बहुत उम्दा सवाल है। और हमने एयर पोल्यूशन की तो बात की, नेचुरली जी। एयर हमारे आसपास है। सो सिमिलरली जब सारी पूरी लाइफ अगर कोई इंसान एक ऑक्यूपेशन करता है तो उसके ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स उस एनवायरनमेंट में वो रहता है, तो उससे अगर वो हजार्डस है, अगर उसमें टॉक्सिक फ्यूम्स हैं, अगर उसमें केमिकल्स हैं जैसे बेंजीन, हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर में होता है, या फिर कंस्ट्रक्शन में अगर कोई काम करता है जिसमें कि एस्बेस्टॉस एक्सपोजर है, या बाकी सैंड का
एक्सपोजर है, जो कि अगेन लंग कैंसर का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ये दो तो मेन है ही, जिसमें कि या फिर एयर पोल्यूशन ही अगर आप देख लेंगे, अगर किसी की ड्यूटी है ट्रांसपोर्टेशन की, या और दैट मैटर आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस, they are also at very high risk if they are True. doing their they are on the road and they are doing their duty throughout their life. They are also at a very high risk. So all these are basically the environmental exposures with respect to the occupation. So building and construction material, traffic police, transportation related, and exposure to industrial waste, especially benzene, heterocyclic amines and hydrocarbons. ये सारे important occupations है, जिसमें कि एक प्रिकॉशन चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड फ्रॉम द एम्प्लॉय, जिसमें कि वो अपने प्रोटेक्शन कर सकें, जिससे कि हजार्डस केमिकल्स बॉडी में ना जाए। प्रिकॉशन की बात कही आपने, तो मुझे लगता है कि ये जो पेशे हैं, ये ऑक्यूपेशन जो हैं, वो लोग लाइफ टाइम फॉलो करते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मुझे लगता है 10 में से शायद 1 या 2 ही होते होंगे जो अपने ऑक्यूपेशन चेंज करते हैं। तो ऐसे केसेस में जो अपना जो ऑक्यूपेशन है कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ टाइम के लिए, वहाँ पर प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं? प्रिकॉशन यही है कि जो भी ऑन साइट ये काम करते हैं, इसमें इनहेल ना करें इन सब फ्यूम्स को। तो उसके लिए उनका जो प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, जो एज पर स्टैंडर्ड्स है, एज पर रेगुलेशन है, वो फॉलो होना चाहिए। हमारी सरकार और हमारी रेगुलेशंस इन सब चीज़ों का ख्याल रखती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हमारे लेवल पे है। सो जो बॉडी कवर करना है, फेस कवर करना है, या अपने नोस्ट्रल्स कवर करने हैं, ईयर्स कवर करने हैं, या आईज कवर करनी है, उन सब का ख्याल बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय लेवल पे उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसी से ही हम ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर को रिड्यूस कर सकते हैं। अवेयरनेस यहाँ जो हम जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, उस मुद्दे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं अवेयरनेस को लेकर? बिल्कुल, आज हम सोशल मीडिया के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। बिल्कुल। और यही एक इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके थ्रू अवेयरनेस स्प्रेड करें कि कैंसर किन कारणों से होता है, जो कि हमने डिटेल में बात की। कैंसर को अर्ली कैसे पकड़ा जा सकता है, हाउ कैन वी हैव द अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि जब कैंसर का अर्ली डिटेक्शन होता है, तब उसका अर्ली ट्रीटमेंट होता है और उसको जड़ से खत्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो कौन कौन से कैंसर हैं जिनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग अवेलेबल है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कुछ स्पेसिफिक लोगों में हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, देन सर्वाइकल कैंसर है, एंड इवन ओरल कैविटी कैंसर है। सो देर आर सो मेनी कैंसर्स जिनके लिए हम प्रॉपर स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। एंड अर्ली डिटेक्शन के लिए वी शुड बी अवेयर कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी सिम्टम है फ्रॉम हेड टू टो, सर दर्द से लेकर पैर दर्द, या पैर में कोई अल्सर होना, कहीं पे कोई गांठ डेवलप होना, या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिटी, या खांसी में खून आना, या स्टूल्स में ब्लड आना, या फिर कहीं पे कोई घाव या कहीं पे कोई गांठ, ये अगर आपके 4 हफ्ते से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है, आई थिंक आपको ऑन्कोलॉजिस्ट को रीच आउट करना चाहिए। तभी आप इसको अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे, और अर्ली डिटेक्शन कैन ओनली लीड टू क्योर ऑफ कैंसर। लंग कैंसर के केस में जेनेटिक जो टेस्टिंग होती है, जेनेटिक टेस्टिंग, उसमें उसका क्या रोल है? तो हमने जो टारगेटेड थेरेपी की बात की थी, उसमें मैंने बोला था कि हम मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग या जेनेटिक टेस्टिंग, इस रिस्पेक्ट में हम वो रिप्लेस कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कि हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या पर्टिकुलर टारगेट को चेक कर रहे हैं जी। सो उसमें साइंस ने इतना एडवांसमेंट कर लिया कि हम छोटे से छोटे कैंसर सेल के लेवल के ऊपर जो एक टारगेट है, उसको जाके हम चेक करते हैं बाय वेरियस मेथड्स, जिसको IHC इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है फिश फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड होता है NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग इसमें सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, और इसको हम रूटीनली मोस्ट ऑफ आर कैंसर पेशेंट्स में अब कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरे कैंसर का जेनेटिक मेकअप को समझ सकें। क्योंकि अगर 2 पेशेंट्स हैं जिनमें कि सेम कैंसर है, सेम टाइप है, सेम स्टेज है, तब भी उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। इसलिए उनको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने के लिए, उन दोनों का ट्रीटमेंट हो सकता है कि डिफरेंट हो, उनको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने के लिए हमें उनका पूरा कैंसर का जेनेटिक सीक्वेंस समझना जरूरी है, और उसमें हमें NGS बहुत मदद करता है, और इसको हम रूटीनली चेक करते हैं आज, एंड उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स की मदद कर पा रहे हैं। इन फ्यूचर आप जेनेटिक टेस्टिंग और प्रिसीजन मेडिसिन को किस तरीके से देखते हैं? किस तरीके से ये आपके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है? ये हम प्रेजेंट में ही देख रहे हैं एक्चुअली कि जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो एक इनएडवर्टेंट पार्ट हो गया है ऑन्कोलॉजी का। जी।
एंड फ्यूचर में तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो आप बायोप्सी की बात कर रही थी, वो बायोप्सी हो सकता है सिंपल ब्लड टेस्ट से रिप्लेस हो जाए। हो सकता है कि हमें बड़े-बड़े स्कैन्स ना कराना पड़े, अगर हम एक सिंपल सा टेस्ट कराएँ और उससे ही कैंसर पता चल पाए। हम्म। और लिक्विड बायोप्सी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो हम रूटीनली टेस्ट करते हैं, अगर हम पेशेंट का टिश्यू नहीं ले पाते, हम्म। जिनमें कि ऑलरेडी कैंसर है, जी। तो हम उनमें लिक्विड बायोप्सी चेक करके हम उनमें जेनेटिक म्यूटेशंस देखते हैं कैंसर सेल्स में, और उस हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट टाइट्रेट करते हैं। सो बहुत हाई लेवल का ये रिसर्च जो है ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, एंड फ्यूचर में हो सकता है एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम कैंसर को पता कर सकें और उसकी रोकथाम कर सकें। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे दर्शकों तक ये तमाम जानकारी आम बातचीत में, आम बोलचाल की भाषा में, जो एक आम इंसान की भाषा होती है, उस भाषा में कोशिश की है डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा ने आपको सारी जानकारी देने की। फिलहाल हम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू तो वेरी मच। जी, शुक्रिया सर। और हम आपके साथ, अपने दर्शकों के साथ फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।